हाँ ज़ीशान, वो आज भी ज़िंदा है। मुझे अपने इर्द-गिर्द महसूस होता है। इसकी शहादत के बाद दुश्मन को खुद ब खुद यकीन आ गया था कि वो अपना बदला ले चुके हैं। मगर यहाँ भी उस्ताद चाल चल गया था। मैंने इसने मेरे हाथ से दुश्मन का खात्मा कराया था और मैं महफूज था। यहाँ भी दुश्मन को शिकस्त हुई थी। मुझे शिद्दत से रोना आया और मैं इस धोखेबाज को याद करके रो पड़ा। और वो मुझसे अच्छा निशानेबाज था। इसका तजर्बा बहुत ज़्यादा था। न जाने क्यों इसने एक बेहतरीन निशानेबाज को एक नए और नातजुर्बाकार स्नाइपर के लिए कुर्बान कर दिया था। यकीनन मैं खुद को अकेला महसूस करने लग गया था। अगर वो मुझे धोखे में ना रखता, इसने कोई झूठ नहीं बोला मगर मुझे धोखा ज़रूर दिया था। आज तक इस धोखेबाज को नहीं भुला सका हूँ यार। उस्ताद सादिक की आवाज़ में शामिल दुख मेरी आंखें भी भिगो गया था। मैं बस खामोश बैठा इसके मोहतरम उस्ताद के मुतल्लिक सोचता रहा। कुछ बातें ऐसी थीं कि उस्ताद सादिक ने मुझे नहीं बताई थी, मगर मुझे खुद ब खुद इनका अंदाज़ा हो गया था। उस्ताद हाशिम ने अपनी वाटर बोतल और पिस्तौल ये कहकर उस्ताद सादिक के हवाले किए थे कि ये वज़नी है, मगर असल वजह और थी। वो अपने हिस्से का पानी और अपने शागिर्द के हवाले करना चाहता था। इसी तरह पिस्तौल और इसके इजाफी राउंड भी इस रास्ते में उस्ताद सादिक के काम आ सकते थे। रात को सोते हुए भी मेरी वॉच में उस्ताद हाशिम अपने इन देखे खदखाल के साथ सरगर्दा रहा। सुबह सादे को उठकर हमने अपनी फितरी ज़रूरियात को पूरा किया। आज मैं इन दरख्तों से ज़्यादा दूर नहीं गया था। मलगजा उजाला होने से पहले हम कैमोफ्लेज होकर बैठ गए थे। हम पूरी रात हमने पानी पिए बगैर गुजारी थी। सुबह एकदम अच्छी खासी प्यास महसूस हो रही थी। पहली रोशनी के साथ दुश्मन की चहल पहल शुरू हो गई थी। मैंने दोपहर के वक्त खूब एहतियात से एतराफ़ का जायज़ा लेकर वॉकी टॉकी का सेट ऑन किया, मगर इसकी बैटरी डाउन हो चुकी थी। मैंने इजाफी बैटरी लगाकर वॉकी टॉकी ऑन किया और दुश्मन की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। वॉकी टॉकी की आवाज़ को मदहम करके मैंने कान से लगा लिया था। चंद लम्हों बाद इनकी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ज़्यादातर पार्टियां खड़ी चट्टानों के सिलसिले के नीचे मौजूद घनी झाड़ियों में मुझे तलाश कर रहे थे। मैंने मुझे इसलिए इस्तेमाल किया कि इनकी नज़रों में ये कार्रवाई करने वाला मैं अकेला था, और अगर बानज़र इंसाफ देखा जाता तो इनका मुजरिम मैं ही था। थोड़ी देर इनकी बातें सुनने के बाद मैंने वॉकी टॉकी ऑफ कर दिया। उस्ताद सादिक ने पूछा, क्या कह रहे हैं? मेरी तलाश जारी है, उस्ताद सादिक ने अपनी राय दी। शायद हफ्ता भर जारी रहे। मैं हंसा। मतलब हफ्ता भर सब्ज़ पत्तों पर गुजारा करना पड़ेगा। अगर कोशिश करो तो पानी ला सकते हो। कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। चश्मे की जगह आपको मालूम है, और एक स्नाइपर किस तरह छुपकर हरकत करता है, ये जानने के लिए आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। मगर आपको अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ सर? अगर आप ज़ख्मी होते तो यकीनन मैं चला जाता, मगर अब ये ख़तरा आप ही को मोल लेना पड़ेगा। मैं खिफ़त भरे लहजे में बोला, सर आप बात को कोई और रुख दे रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं था। नहीं ज़ीशान, पानी लाने में वाकई बहुत ज़्यादा ख़तरा है, मगर इसके बगैर चारा भी तो कोई नहीं। मुझे किस वक्त निकलना चाहिए? मैं उस्ताद सादिक के दिल की में कोई गलत फहमी पलते नहीं देख सकता था। दुश्मन रात के वक्त ज़्यादा चौकन्ना होता है, और घेरा डालने वाली पार्टियों के पास लाजमन थर्मल नाइट साइट होगी, और ये तो आपको मालूम होगा कि इसमें हरारत खारिज करने वाली अशिया बहुत जल्द नज़र आ जाती हैं, और हर जानदार शय हरारत खारिज करती है। काराइन की मालूमात के लिए लिखता चलूँ कि नाइट विजन साइट की अब तक 3 अक़साम आ चुकी हैं। पहली किस्म इंफ्रारेड के असूल पर काम करती है। इसका दिखाव बहुत महदूद था, आजकल इसका इस्तेमाल मतरूक हो चुका है। दूसरी किस्म इससे बेहतर है और रोशनी के उसूल पर काम करती है, यानी चांद सितारों की रोशनी को बढ़ा कर दिखाती है। और तीसरी, जो सबसे बेहतर है, थर्मल इमेजिंग, वो हरारत के उसूल पर काम करती है। यानी मुझे अभी रवाना हो जाना चाहिए। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर से कपड़ा हटाकर वक़्त देखा। दिन के 1:30 बज रहे थे। बिल्कुल, घेरा डालने वाली पार्टियां दिन को इतनी चौकन्ना नहीं होंगी, और मुझे उम्मीद है शुमाल की जानिब से अब बआसानी से निकल सकते हैं। इनका ज़्यादा ध्यान मशरक़ी और जनूबी सिमत में होगा, लेकिन तलाशी लेने वाली पार्टियां तो चौकन्ना होंगी ना। मैंने एक अहम नुक्ते की जानिब इसकी तवज्जो मबजूल कराई, तो फिर वो मुस्तफसिर हुआ। फिर ऐसा है कि सुबह सादे के वक्त निकलना बेहतर रहेगा। इस वक्त पहरेदार अमूमन सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं। गुड, इसने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। यानी आप मुझसे मुत्तफिक हैं? 100%। मैंने हैरानी से पूछा।
मैंने हैरानी से पूछा, तो अभी जाने के हक में क्यों दलाइल दे रहे थे? बस आपको जांचना था। शुक्र है कि मैं आपके मियार पर पूरा उतरा। उस्ताद का काम हर पल शागिर्द को जांचते रहना होता है। मैं हंसा। वैसे दौरान ट्रेनिंग भी आपने हमें काफ़ी ख्वार किया था। हमारी वही सख्ती आज आपको इन हालात का सामना करने का हौसला दिए हुए है। मैंने कहा, सही कहा सर, मगर उस्ताद सादिक ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। मंसूबा तय हो गया था, बस अमल करना बाकी था। प्यास की वजह से कुछ खाने को भी जी नहीं चाह रहा था। शाम के वक्त मैंने एक बार फिर दुश्मन की बातें सुनने, इन्हें इकट्ठा होने का हुक्म दोबारा दिया जा रहा था। मैं रात को कोशिश के बावजूद बहुत थोड़ी नींद ले सका था। प्यास की ज्यादती और फिर आने वाली जाग गुस्सा लम्हात के ख्याल ने मुझे बेचैन रखा था। 3:15 बजे के करीब मुझे उस्ताद सादिक ने आवाज़ दी, ज़ीशान, मैं तैयार हूँ सर। मैं चाबुक दस्ती से बोला और दरख्त से नीचे उतर गया। इससे पहले मैं अतराफ़ का जायज़ा लेना नहीं भूला था। गो हमने कल से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि पानी की गैर मौजूदगी में खुश्क बिस्किट खाना प्यास को और बढ़ाने का मौजब भी बनता, और दरख्तों के पत्ते इसलिए नहीं चबाए थे कि अभी तक हमारी प्यास बर्दाश्त से बाहर नहीं हुई थी। फिर भी थोड़ी बहुत हाजत महसूस हो रही थी। फ्रेश होने के बाद मैं जाने के लिए तैयार हो गया। उस्ताद सादिक ने मेरा स्मॉल पैक बढ़ाते हुए कहा, मैंने अपनी वाटर बोतल भी तुम्हारे पैक में डाल दी है ताकि तुम ज़्यादा पानी ला सको। ठीक है सर, मैंने इस बात में सर हिलाया। तुलुए आफ्ताब से पहले घेरे से निकल जाना, वरना फंसने का खतरा बढ़ जाएगा। उस्ताद सादिक ने मुझे आखिरी नसीहत की और मैंने फी ईमान अल्लाह सर कहकर अपनी राइफ़ल कंधे से लटका ली। ग्लॉक 19 पिस्टल मैंने हाथ में थाम लिया था, क्योंकि स्नाइपर राइफ़ल को असॉल्ट राइफ़ल के तौर पर इस्तेमाल करना निहायत बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हरकत करते हुए अच्छी ताकत का पिस्तौल स्नाइपर राइफ़ल से कई गुना ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है। आसमान की तरफ नज़र उठाकर मैंने कुतुबी सितारे को ढूंढा और फिर बाजू लंबा करके कुतुबी सितारे से डिग्री लेने लगा। मैंने कुतुबी सितारे से 12 डिग्री दाएं तरफ सफ़र करना था। एक स्नाइपर के लिए कंपास के साथ सितारों के इस्तेमाल से वाक़िफ़ियत भी निहायत ज़रूरी है। कुछ कारीन के लिए इस कंपास का इस्तेमाल और डिग्रियों वगैरह का घट राग यकीनन एक नई चीज़ होगा। अगर डिग्रियों की बाबत बताने के लिए आम फहम अंदाज की बात की जाए तो एक दायरे को 360 डिग्रियों में तकसीम किया जाता है। अगर एक आदमी कुतुबी सितारे की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए तो इसका रुख 0 या 360 डिग्री की तरफ होगा। मशरिक 90 डिग्री, जनूब 180 डिग्री और मगरब की सिमत 270 डिग्री पर वाक़ है। हर सिमत के दरमियान 90 डिग्री का फ़र्क है। कंपास पर ये तमाम डिग्रियां दर्ज होती हैं और किसी भी डिग्री पर सफ़र करने के लिए बस कंपास की सुई को मतलूबा डिग्री की तरफ करके चल पड़ना होता है। जबकि सितारों की मदद से सफ़र करने के लिए सितारों के तुलुओ ग़ुरूब होने का इल्म और आसमान पर मतलूबा सितारे की जगह का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तमाम सितारों में फ़कत कुतुबी सितारा ऐसा है जो अपनी जगह नहीं बदलता और हर वक्त कुतुब शुमाली की तरफ के ऊपर चमकता रहता है। बाकी सितारे मशरिक से तुलू होकर मगरिब में गुरूब होते हैं। अलबत्ता हर सितारे का रास्ता अलग अलग होता है। कोई जनूब मशरिक से तुलू होता है तो कोई शुमाल मशरिक से और कोई ऐन मशरिक की जानिब से। मैंने चूँकि शुमाल की जानिब सफ़र करना था, इसलिए मुझे इतनी तगदो नहीं करना पड़ी थी। बस कुतुबी सितारे को देखा, हाथ की मदद से 12 डिग्री के फासले का अंदाज़ा किया और चल पड़ा। कुतुबी सितारे के अलावा किसी दूसरे सितारे को सिमत बरकरार रखने के लिए ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सितारों का अपना सफ़र जारी रहता है। इसलिए हर आधे घंटे बाद पहले वाले सितारे को छोड़कर दूसरा चुनना पड़ता है। मैं गाहे गाहे शब-ए-दीद ऐनक में भी झांक कर दाएं बाएं के इलाके को देख लेता था। चलते वक्त हत्तुल वसा मेरी कोशिश यही थी कि मेरे पाँव की आवाज़ पैदा ना हो। गो इस तरह मेरी रफ्तार काफ़ी सुस्त हो गई थी, मगर कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बहुत बेहतर था। रास्ते में मुझे दुश्मन की कोई पार्टी नज़र ना आई। यकीनन ज़्यादातर पार्टियां मशरकी सिमत में खड़ी चट्टानों के सिलसिले के नज़दीक घने जंगल में मौजूद थी। दरख्तों का सिलसिला ख़त्म होने के करीब हुआ तो मेरी रफ्तार मज़ीद सुस्त हो गई और मैं करीबन रेंग कर आगे बढ़ने लगा। अंधेरे को ख़त्म होने के लिए रोशनी अपने रुख से आहिस्ता आहिस्ता नकाब सरका रही थी। झाड़ियों की आखिरी लाइन के करीब मैं लेट गया। मेरे सामने वही खुश्क नाला था जिसे दुश्मन सफ़ेद नाले के नाम से पुकारता था। इसी नाले की दूसरी मैंने दुश्मन के सुरेश नामी आदमी को हलाक किया था। मलगजे अंधेरे में मुझे दूर से 2 हेवले अपनी तरफ बढ़ते नजर आए। इनके अंदाज से जाहिर होता था कि वो संतरी हैं। मैं वहीं दबक कर लेटा रहा यहाँ तक कि वो मेरे करीब से गुजरते चले गए।
दोनों धीमे लहजे में बातें कर रहे थे। मौसम सुखन, घरेलू मसाइल और तनख्वाह की कमी थी। इनके चंद कदम आगे जाते ही मैं क्रॉलिंग करता हुआ खुश्क नाले से गुजरने लगा। वो ये रिस्क था, मुझे मुकम्मल तौर पर इनकी रूटीन से वाकिफ़ हुए बगैर ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर वक्त की कमी ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया था। यूं भी इन दोनों संतरियों का बेपरवाहाना अंदाज इस बात का मज़हर था कि इन्हें मेरे इस सिमत आने की कोई उम्मीद नहीं थी। इनके पीछे मुड़ने से पहले मैंने नाला अबूर कर लिया था। एक झाड़ी की आड़ लेकर मैंने नाले में निगाह दौड़ाई। पहले नज़र आने वाले पहरेदार तो अभी तक नहीं पलटे थे, अलबत्ता वो जिस सिमत से आए थे इस तरफ से 2 और पहरेदार टहलते हुए आगे आ रहे थे। मैंने इस झाड़ी की आड़ में पीछे खिसकना शुरू कर दिया था। अचानक मेरी समातों से किसी के कदमों की आवाज़ टकराई। वहीं दिबक कर मैंने आवाज़ की तरफ निगाह दौड़ाई। वो मेरे छिपने की जगह से 2 झाड़ियाँ पहले बैठ गया। यकीनन वहाँ टॉयलेट की सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए सुबह दम जिसका जिधर मुँह होता वहाँ चल पड़ता था। इसके फारग होने तक मैं वहीं दिबका रहा। इसके वापस पलटते ही मैं रेंगता हुआ आगे बढ़ गया। रोशनी की जाहरियत बढ़ती जा रही थी। मैं झाड़ियों की आड़ लेता हुआ वहाँ से दूर होता गया। तुलुए आफ्ताब तक मैं इस नाले से 400-500 मीटर दूर आ गया था। गोई से इलाके में ख़तरा कम था, मगर मैंने एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ा। एक मरहला तो बखैर आफियत गुजर गया था। अब पानी भर कर वापसी का मरहला बाकी था। वापसी के लिए मुझे लाजमन रात का इंतज़ार करना पड़ा। मुझे रात का इंतज़ार करना पड़ता। मुझे उस्ताद सादिक का ख्याल आया। मैंने सोचा उस्ताद सादिक को आज का दिन भी प्यासा गुजारना पड़ेगा। अब मैं झुके झुके अंदाज में चल रहा था। नाले से चश्मे का फासला करीबन 3 किलोमीटर था। मैं आधे किलोमीटर का फासला तय कर चुका था और अब गोया 2.5 किलोमीटर का फासला बाकी था। लेकिन यह तमाम रास्ता मुसलसल चढ़ाई पर मुश्तमिल था, इसलिए कुदरती तौर पर मेरी रफ्तार सुस्त हो रही थी। मैं मज़ीद 100 मीटर आगे गया हूँगा कि अचानक मेरे कानों में तेज़ फायरिंग की आवाज़ गूंजी। मैं चौंक कर पलटा और एक उभरी हुई चट्टान की आड़ में पीछे की जानिब नज़रें दौड़ाने लगा। शायद मैं देख लिया गया हूँगा। मेरे जहन में सबसे पहले यही सोच उभरी, मगर मैंने नफ़ी में सर हिलाकर इस सोच को दूर झटका। अगर मैं नज़र आ गया होता तो गोलियों का रुख मेरी जानिब होना चाहिए था। मैंने दूरबीन आंखों से लगाकर मंजर को मज़ीद करीब किया और ये देखकर मेरा खून खुश्क होने लगा कि घेरे में मौजूद तमाम आदमी अपने अपने हथियार सोंधते जंगल के अंदर की तरफ भागे जा रहे हैं। अचानक मुझे वॉकी टॉकी का ख्याल आया और मैंने जल्दी से ऑन कर लिया। कोई शख्स चीख कर अपने हलाक होने वाले 2 आदमियों की रिपोर्ट दे रहा था, जिन्हें किसी स्नाइपर की गोली ने लुकमाए अजल बनाया था। इन्हें मोहतात रहने का मशवरा देकर कंट्रोल तमाम पार्टियों को इसी सिमत इकट्ठा होने का हुक्म दे रहा था। उस्ताद सादिक, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने खुद कलामी करते हुए अपनी राइफल कंधे से उतार कर हाथ में थामी और टेलीस्कोप साइट के कवर उतार कर शिस्त लेने लगा। दुश्मन की नाले की अतराफ में मौजूद सिपाह मेरी रेंज में थी। एक बंदे के सर का निशाना लेकर मैंने बगैर किसी झिझक के ट्रिगर प्रेस कर दिया। ट्रंच की आवाज़ ने मुझे बौखला दिया था। मैंने जल्दी से राइफल कॉक की, लेकिन मैगज़ीन खाली थी और इसके साथ ही मुझ पर इंकशाफ हुआ कि वो मेरी राइफल नहीं है। मैंने जल्दी से स्मॉल पैक से पीठ से उतारा और इसमें मौजूद फालतू राउंड निकालने के लिए अपना हाथ अंदर दाखिल किया, मगर मेरा हाथ नामुराद बाहर आया। उस्ताद सादिक ने स्टायर स्नाइपर राइफल की तमाम गोलियां निकाल ली थीं और इनकी जगह अपना पिस्टल इसने मेरे झोले में रख दिया था। इसने सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे पानी लेने भेजा था, वरना कोई स्नाइपर पानी के लिए इतना बड़ा ख़तरा मोल नहीं लेता। वहाँ सब्ज़े की बहुतात थी। हम आसानी से वो सब्ज़ा खाकर पानी और खाने की ज़रूरत से बेफिक्र हो सकते थे, लेकिन वो जानता था कि हम ज़्यादा देर इस दरख्त पर छुपे नहीं रह सकते और फिर अपने ज़ख्मी पाँव के साथ इसका सफ़र करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। यही सोचकर इसने मुझे तहफ़्फ़ुज़ देने का सोचा और इस पर अमल कर गुजरा। अचानक फायरिंग की आवाज़ में शिद्दत आ गई। दुश्मन को हदफ मिल गया था। दरख्त की टहनियाँ सिर्फ नजरी आड़ मुहैया कर सकती थी, गोली रोकने की अहलियत नहीं रखती। वायरलेस सेट पर कोई चीखते हुए अपनी कामयाबी की रिपोर्ट पेश कर रहा था और मेरे दिमाग में उस्ताद सादिक की गुफ्तगू गूंज रही थी। ये तो तुम जानते हो कि हर स्नाइपर रिटायर्ड होते वक्त अपनी राइफ़ल अपनी जानशीन के हवाले किया करता है। इसने सुबह मेरे दरख्त से उतरते ही मेरी राइफ़ल की जगह अपनी राइफ़ल रख दी थी और मेरे स्मॉल पैक से स्नाइपर के तमाम राउंड्स भी निकाल लिए थे, ताकि मैं जोश में आकर दुश्मन पर फायर करना ना शुरू कर दूँ।